प्रिय विद्यार्थियों, अब हम विदेश नीति के दूसरे पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं और ये हैं विदेश नीति के निर्धारक तत्व। तो कोई भी देश अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाता है। विदेश नीति का लक्ष्य ही राष्ट्र हितों की पूर्ति करना होता है और राष्ट्र हित अनेक प्रकार के होते हैं। तो विदेश नीति निर्धारण में जिन प्रमुख बातों को ध्यान में रखा जाता है वो हैं जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा, औद्योगिक स्रोत, सैनिक शक्ति, भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति, विचारधारा, नीति निर्माता, विश्व जनमत, विश्व संगठन, संबद्ध राज्यों की प्रतिक्रिया। इन बातों को विदेश नीति में तत्वों की संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये विदेश नीति निर्धारण में आधारभूत निर्देशक तत्वों की भूमिका अदा करते हैं। विदेश नीति निर्धारण के समय इन तत्वों को वस्तुनिष्ठ तरीकों से मूल्यांकित किया जाता है ताकि एक यथार्थवादी या प्रैग्मेटिक विदेश नीति का निर्माण और निर्धारण किया जा सके और इन तत्वों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद बनी विदेश नीति सफल होती है। ये भी उल्लेख है कि समय, काल और परिस्थितियों के बदलते परिप्रेक्ष्य में इन तत्वों में एक दूसरे की महत्ता घटती बढ़ती है। इसलिए हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि कोई तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिस कारण विदेश नीति निर्माता इसके सम्मिलित प्रभाव को ध्यान में रखकर विदेश नीति निर्धारण करते हैं। विदेश नीति के अब ये निर्धारक तत्व हैं। पहला है जनसंख्या। जनसंख्या विदेश नीति के क्षेत्र का एक प्रमुख तत्व है। विदेश नीति निर्धारण में जनसंख्या के तथ्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। डेविड वाइटल कहते हैं, किसी देश के क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि यह देश महाशक्ति है या छोटा राष्ट्र। जनसंख्या के महत्व का मूल्यांकन दो दृष्टिकोण से होता है, जनसंख्या और गुणात्मक पहलू। चीन और भारत जनसंख्या के मामले में दो बड़े देश हैं, इसीलिए आज आप जानते हैं भारत और चीन की विशाल स्थल सेना है। ये विशाल मानव स्रोत को गुणात्मक दृष्टि से मजबूती देते हैं। दूसरा है जनसंख्या अगर बहुत कम हो, जैसे जापान और अमेरिका। चीन और भारत से छोटे हैं लेकिन जनसंख्या की गुणात्मक दृष्टि काफ़ी अच्छी है। तो गुणात्मक दृष्टि से संपन्न जनसंख्या वाले जापान, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन विश्व में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखे हैं। इसलिए ये उल्लेख भी करना समीचीन होगा, जहां संख्यात्मक दृष्टि से बड़ी जनसंख्या वाले देश यदि अपने देशवासियों को गुणात्मक स्तर से समुन्नत कर दें तो वह विश्व में एक बड़ी शक्ति का रूप धारण कर लेगा। दूसरी बात आती है भौगोलिक तत्व। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति विदेश नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये एक स्थायी तत्व है, इसमें अधिकांशतः परिवर्तन नहीं होता है। अब भारत की हम बात कर लें। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? उसे स्थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों पे खर्चा करके एक विशाल फौज रखनी पड़ेगी। नेपाल की बात करें तो वहाँ नौसेना की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी कोई भी सीमा समुद्र से लगी हुई नहीं है। इस प्रकार किसी देश की भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न समस्याओं का कभी कभी सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी अन्य देश को उससे उत्पन्न फायदे भी मिल जाते हैं। इसलिए भौगोलिक स्थिति विदेश नीति में एक प्रमुख स्थायी तत्व है जिसका विश्व में कोई राष्ट्र उपेक्षा नहीं कर सकता। तीसरी बात आती है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा भी भौगोलिक स्थिति की तरह एक निश्चित और स्थायी तत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। जैसे हम तेल की बात करते हैं, 40-50 वर्षों में हो सकता है तेल संपदा जब समाप्त हो जाएगी तो तेल का कोई नया विकल्प ढूंढना चाहिए। प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से आज अमेरिका सबसे समृद्ध राष्ट्र है। वह इतना अधिक संपन्न है कि विश्व के गरीब राष्ट्रों को विदेशी मदद देकर अपने खेमे में आकर्षित करता है। तो ये किस लिए करता है? प्राकृतिक साधनों के बल पर ही। दूसरा आप देखेंगे अरब देशों का जो तेल है वो महत्वपूर्ण वस्तुओं के बल पर बड़ी शक्तियों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। 1973-74 के वार में आपको पता है तेल कूटनीति के आधार पर कैसे अरब देशों ने अमेरिका और इजराइल को झुकने को मजबूर किया था। तो इसलिए क्या होता है, अमेरिका, रूस और ये बड़ी शक्तियां अरब देशों से अच्छे संबंध स्थापित करती हैं। चौथी बात आती है औद्योगिक स्रोत और क्षमता। विदेश नीति निर्धारण में औद्योगिक स्रोत और क्षमता एक प्रभावशाली तत्व है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण के चरण तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। औद्योगिक रूप से समृद्ध देशों में अमेरिका और जापान के नाम लिए जाते हैं।
अमेरिका सारी विश्व राजनीति को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास औद्योगिक क्षमता है। एक समय था अमेरिका को अपना शत्रु समझने वाला चीन अब अमेरिका से अपने औद्योगिक विकास के लिए मदद लेता है। अमेरिका और जापान के अनेक देशों में उद्योग धंधे हैं जिनसे वे अरबों डॉलर प्रतिवर्ष कमाने के साथ साथ उन देशों के आंतरिक घटनाक्रम को भी अपने पक्ष में बनाते हैं। अब भारत भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित होने के कारण विकासशील देशों को औद्योगिक मदद दे सकता है। औद्योगिक रूप से विकसित देश अन्य देशों को औद्योगिक मदद देकर उनकी विदेश नीतियों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सैनिक शक्ति। आधुनिक युग में विश्व राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की होड़ बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन नए नए शस्त्र खरीदे जा रहे हैं। तो शस्त्रीकरण की इस प्रवृत्ति का मूल कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने की महत्वाकांक्षा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों शक्तिशाली राष्ट्र माने जाते रहे हैं। इसका कारण उनकी अपार सैन्य शक्ति थी। विश्व के अन्य राष्ट्र इन दोनों महाशक्तियों का उनकी सैनिक शक्ति के कारण ही तो सम्मान करते हैं। अन्य राष्ट्र इनसे हथियार खरीदते हैं। एक समय था जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के प्रारंभिक वर्षों में सैनिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र था। इसलिए अधिकांश राष्ट्र उसके खेमे में चले गए। किंतु जब सैनिक क्षेत्र में सोवियत संघ ने अमेरिका के समक्ष टक्कर दी तो अनेक देश सोवियत संघ का छाता लेने लगे। तो आइनिस क्लॉड कहते हैं कि शक्ति के विश्लेषण का मुख्य विषय सैनिक पहलू ही है। इसलिए विदेश नीति निर्माण में सैनिक शक्ति का अत्यंत महत्व है। आज आप देखते हैं भारत और चीन के बीच में इतना तनाव है। भारत जिस तरीके से हथियार खरीद रहा है उससे चीन भी भारत पे हमला करने से पहले हिचक रहा है, क्योंकि भारत जिस तेज़ी से रफ्तार से अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ा रहा है उससे चीन को अभी एहसास हो रहा है कि भारत के ऊपर वे 1962 की तरह वाला हमला नहीं कर सकता। नेक्स्ट है भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति। तो विदेश नीति के क्षेत्र में भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा और नस्ल के कारण ही तो आप जानते हैं सीमांत प्रदेश के पठान, जो पख्तूनिस्तान वाला मामला है, और अफ़गानिस्तान के पठान, उनके बीच में जो तनाव, इसलिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध खराब हैं। डूरंड लाइन को अफ़गान मानते ही नहीं है। रंगभेद की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार को विश्व के राष्ट्रों ने अलग अलग कर दिया था। अब अरब इजराइल युद्ध जो हुआ था उसके पीछे धर्म एक प्रमुख कारण था। विदेश नीति में भाषा का महत्व है तो अंग्रेजी की लोकप्रियता सहज ही है। जिन देशों में भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति में साम्यता होती है तो उनमें सहयोग करने की प्रवृत्ति होती है। अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्ष को आप देख रहे हैं। अजरबैजान के साथ अधिकतर अरब देश और मुस्लिम देश क्यों साथ दे रहे हैं? धर्म के आधार पे, जबकि आर्मेनिया के साथ ईसाई बाहुल्य देश और सोवियत यूनियन या ईरान भी जो है कहीं ना कहीं रूप से सहयोग कर रहा है। इसीलिए मुस्लिम देश और ईसाई देश धर्म के आधार पे एक होकर लड़ाई लड़ते हैं। और विदेश नीति में क्षेत्र, भाषा, धर्म, नस्ल और सांस्कृतिक परंपराएं भी महत्वपूर्ण होती है। आज हम नेपाल की कोई भी हिमाकत को भी छोड़ देते हैं कई बार कि ये तो हमारे जैसी बोलने वाला है या हमारे जैसा भी धर्म मानने वाला है। नेक्स्ट है विचारधारा। किसी भी देश का समाज किसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित होता है। यह व्यवस्था उस देश की विचारधारा से प्रभावित होती है। उस देश की बनने वाली विदेश नीति में भी इसी विचारधारा की प्रमुख भूमिका होती है। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखें तो विचारधारा के आधार पर विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के अलग अलग नेतृत्व में विभाजित हो गया। अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व किया तो सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा का। दोनों ने विश्व के अन्य देशों में अपनी विचारधारा को फैलाने की नीति अपनाई। अमेरिका ने सोवियत साम्यवाद के प्रसार को रोकने के प्रयास किए तो सोवियत संघ ने अमेरिकी पूंजीवाद के। इसी प्रकार अन्य देश भी विदेश नीति निर्धारण में अपने विचारधाराओं के सिद्धांतों को अपनाते हैं। अब भारत अशोक और बुद्ध के ज़माने से शांतिप्रिय राष्ट्र रहा है। भारत द्वारा विदेश नीति के निर्धारण में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत उसकी विचारधारा को मानता है। वास्तव में वर्तमान में विचारधाराओं की भूमिका कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी उसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। फिर बात आती है नीति निर्माताओं की।
विदेश नीति निर्धारण में नीति निर्माता एक बहुत प्रमुख मानवीय तत्व है। प्रमुख रूप से राजनेताओं, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और कूटनीतिज्ञों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। नीति निर्माता विदेश नीति का निर्माण करते हैं। विदेश नीति निर्माण के दौरान उसके प्रमुख तत्वों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। इसलिए नीति निर्माता वह विशिष्ट वर्ग है जो देश की विदेश नीति के निर्धारण में सक्रिय भाग लेते हैं। फिर बात आती है विश्व जनमत। विदेश नीति के क्षेत्र में विश्व जनमत की बहुत प्रभावशाली भूमिका होती है। विश्व के किसी भी देश में संकट आने पर अन्य देशों की उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। कोई भी देश विदेश नीति निर्माण के समय विश्व जनमत के अनुकूल या प्रतिकूल होने की संभावना पर विचार करता है। इसीलिए विश्व के राष्ट्र विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए अनेक प्रकार के प्रचारात्मक कार्य करते हैं, ताकि विश्व समुदाय में उनके मित्र राष्ट्र ज़्यादा हों और शांतिपूर्ण परिस्थितियों में वे चहुमुखी आंतरिक विकास कर सकें। जैसे 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल द्वारा स्वेज संकट के बाद मिस्र पर जो किए गए आक्रमण था उसको वापस लेना पड़ा। क्यों? विश्व जनमत उसके खिलाफ था। अमेरिका विश्व जनमत के कारण ही वियतनाम पर बमबारी रोकने को बाध्य हुआ था। और वर्तमान में आप देख रहे हैं चीन और भारत के बीच में जो तनाव है उसमें विश्व जनमत जो है वो भारत के पक्ष में है। इसलिए चीन और पाकिस्तान जो है वो अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है विश्व संगठन। हर एक देश की घोषित विदेश नीति विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के समर्थन की हामी होती है। किसी भी विश्व संगठन की स्थापना का उद्देश्य भी विश्व शांति और सुरक्षा कायम करना होता है। इस कारण राष्ट्र विश्व संगठन के सदस्य बन जाते हैं। उनका किसी अन्य देश से विवाद होने की अवस्था में वे इस विश्व संगठन से अपेक्षा करते हैं कि ये विवाद के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाए। दूसरी तरफ सदस्य राष्ट्र भी विश्व संगठन के उद्देश्यों और सिद्धांतों तथा निर्णयों में बन जाते हैं। सन 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ इसका ही एक उदाहरण है। इसके सदस्य राष्ट्र चार्टर और घोषणा पत्र से बंधे हुए हैं और वे उसके विभिन्न निर्णयों का पालन करते हैं। इसलिए विश्व संगठन की सदस्यता स्वीकार करने के बाद सदस्य देशों की विदेश नीति मर्यादित हो जाती है और ये एक विदेश नीति का एक तत्व मानते हैं। लास्ट पॉइंट है संबद्ध देशों की प्रतिक्रिया। हर एक देश विदेश नीति निर्माण के दौरान इस बात का सदैव ध्यान रखता है कि किसी विशेष नीति अपनाने से संबद्ध देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी, उसे किस हद तक कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि संबद्ध देश कम से कम नाराज हों। इन बातों पर बिना विचार किए किसी भी निर्णय के भयंकर परिणाम होते हैं। ये बात अमेरिका द्वारा चीन के साथ संबंध सुधारने के उदाहरण से अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अमेरिका ने साम्यवादी चीन से संबंध सुधारते वक्त ताइवान और सोवियत संघ जैसे संबद्ध देशों की प्रतिक्रिया का ध्यान रखा। ताइवान अमेरिका का मित्र है और चीन का शत्रु। दूसरी तरफ चीन सोवियत संघ का शत्रु था। ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका ने चीन से संबंध सुधारने के पहले इस बात पर विचार किया कि कहीं इस कदम से उसके सोवियत संघ और ताइवान पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़े, और यदि पड़े तो किस हद तक होगा, और उसके बारे में अमेरिका को कौन कौन से संभावित कदम उठाने पड़ेंगे। भारत की जब इजराइल के साथ हमने दौत्य संबंध स्थापित किए तब भी इस बात को देखा गया कि अगर भारत इजराइल के साथ संबंध स्थापित करता है तो भारत के मुसलमानों में या अरब देशों में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो भारत ने इसके पक्ष में एक जनमत चलाया और आप देखेंगे कि जब भारत ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए तो ना तो अरब देशों ने ना भारत के मुसलमानों ने इसका विरोध किया। धन्यवाद।